बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है द क्रूसिबल। इस प्ले को एक अमेरिकन प्ले राइट आर्थर मिलर ने लिखा था। आर्थर मिलर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये 17 अक्टूबर 1915 में यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ था और 10 फरवरी 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स में ही इसकी डेथ हो गई थी। ये एक अमेरिकन प्ले राइट था, एक एसेइस्ट था और एक स्क्रीन राइटर था और 20th सेंचुरी का एक फेमस अमेरिकन प्ले राइट था 20th सेंचुरी के अमेरिकन थिएटर में। आर्थर मिलर को 1949 में ड्रामा के लिए प्लिजर प्राइज भी दिया गया था और डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये आर्थर मिलर का एक बहुत ही फेमस प्ले है। ये प्ले 20th सेंचुरी के बेस्ट अमेरिकन प्लेज में शामिल है। अब जो प्ले हम आज पढ़ने लगे हैं द क्रूसिबल, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये प्ले 22 जनवरी 1953 में परफॉर्म किया गया था और जिस थिएटर में ये प्ले परफॉर्म किया गया था उस थिएटर का नाम है मार्टिन बेक थिएटर, न्यूयॉर्क सिटी। इस प्ले की ओरिजिनल लैंग्वेज है इंग्लिश और इस प्ले का जॉनरा है ट्रेजेडी। इस प्ले के टोटल 4 एक्ट्स हैं और इस प्ले को अमेरिकन ड्रामा में एक बहुत ही अहम वर्क समझा जाता है। द क्रूसिबल प्ले को 1953 में टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले भी दिया गया था। इस प्ले की सेटिंग ऑफ टाइम है 1692 और 1693 और इस प्ले की सेटिंग ऑफ प्लेस है सैलम, मैसाचुसेट्स, बे कॉलोनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द क्रूसिबल प्ले ये एलिगरी है। अब एलिगरी क्या होता है? ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके थ्रू एक राइटर क्या करता है, अपनी राइटिंग के जरिए या फिर कोई प्ले लिख के और उस प्ले को परफॉर्म करवा के और उस प्ले में किसी करैक्टर या किसी जगह या फिर किसी इवेंट के बारे में एक्सप्लेन करके हिडन मीनिंग बताए ऑडियंस को, इसको एलिगरी कहते हैं। और इस हिडन मीनिंग की कोई मॉरल या फिर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है। द क्रूसिबल प्ले के 2 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, मकार्थीइज्म और सैलम विच ट्रायल्स। मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है और सैलम इस स्टेट का एक सिटी है। 1692 में सैलम ये जगह 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। इसका एक पार्ट था सैलम टाउन और दूसरा पार्ट था सैलम विलेज। असल में सैलम विलेज सैलम टाउन का ही पार्ट था। तो 1692 में सैलम विलेज में क्या होता था, कुछ लोग जादू करते थे और जादू करवाते भी थे। तो जो जो लोग जादू करते थे और जादू करवाते थे उन लोगों को पकड़कर सजाएं दी गई। द सैलम विच ट्रायल्स का यही मतलब है कि जो लोग जादू करते थे या जादू करवाते थे और विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व होते थे उन लोगों को कानूनी तौर पर सजाएं दी गई कॉलोनियल मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में। फरवरी 1692 से लेकर मई 1693 तक इन लोगों को सजाएं दी गई थी जो लोग विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व थे। 200 लोगों पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये लोग विच क्राफ्ट करते हैं, जादू करते हैं या जादू करवाते हैं दूसरे लोगों पर। इन 200 लोगों में से पता चला कि 30 लोग मुजरिम हैं, यानी इन 30 लोगों ने दूसरे लोगों पर विच क्राफ्ट करवाया था, जादू करवाया था या किया था। विच क्राफ्ट करने वाले 19 लोगों को फांसी दे दी गई। इनमें से 14 औरतें थीं और 5 मर्द थे। इसी तरह से 5 लोग जेल में ही मर गए और एक शख्स था जिसका नाम था गायल स्कोरे, उसको टॉर्चर किया गया और वो भी मर गया। ये एक रियल इंसिडेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी इंसिडेंट को देखकर आर्थर मिलर ने एक प्ले लिख दिया द क्रूसिबल। इसमें भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से कुछ लोग विच क्राफ्ट करते हैं, जादू करते हैं दूसरे लोगों पर या करवाते हैं। अब एक बात गौर करने वाली है कि 1692 या 1693 में 200 लोगों पर जादू करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन 30 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने वाकई में जादू करवाया था दूसरे लोगों पर, और बाकी इतने लोगों पर तो फिर वैसे इल्ज़ाम ही लगाया गया था ना जादू करने का, यानी उनको फंसाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि मैसाचुसेट्स और सैलम विलेज के लोगों को पता था कि विच क्राफ्ट मुकम्मल तौर पर बैन है, इसकी सज़ा फांसी है, सज़ाए मौत है अमेरिका में। इस तरह कुछ बेगना लोगों पर कुछ दूसरे लोग बिला वजह इल्ज़ाम लगा देते थे विच क्राफ्ट का, ताकि इनको भी फांसी दे दी जाए। यानी अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए लोग एक दूसरे पर विच क्राफ्ट का इल्ज़ाम लगा के एक दूसरे को फंसाने की कोशिश भी करते थे। अब मकार्थीज़म क्या है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। अमेरिका का एक सीनेटर था जिसका नाम था जोसेफ मकार्थी। उसने 1950 से लेकर 1954 तक अमेरिका के जो कम्युनिस्ट लोग थे ना, जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी। सियासत का इस्तेमाल करके उनको दबाने की कोशिश की गई थी और जिन सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ ये कैंपेन चलाई गई थी वो लोग अमेरिकन गवर्नमेंट में शामिल थे या फिर दूसरे अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में शामिल थे। इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करके इन लोगों को कम्युनिस्ट कह के इन लोगों को इनकी जॉब से निकाल दिया गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को द क्रूसिबल प्ले का बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं द क्रूसिबल प्ले की समरी की तरफ।
ये प्ले कुछ यूं शुरू होता है कि एक जंगल में कुछ लड़कियां डांस कर रही होती हैं। आधी रात का वक्त है और ये लड़कियां एक दायरे में नाच रही हैं। इन लड़कियों ने अपने दायरे के दरमियान में आग जलाई हुई है और आग के ऊपर एक बर्तन पड़ा हुआ है। असल में ये लड़कियां सिर्फ डांस ही नहीं कर रही, ये लड़कियां जादू कर रही हैं और विच क्राफ्ट कर रही हैं। सैलम टाउन मैसाचुसेट्स न्यू इंग्लैंड के एक जंगल में ये लड़कियां जादू कर रही हैं। सैलम मैसाचुसेट्स अब अमेरिका का ही एक सिटी है, लेकिन 1626 में बरतानिया के किंग ने अमेरिका में भी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी थी। अब स्टोरी पर वापस आते हैं। जब ये लड़कियां जंगल में डांस कर रही होती हैं, जादू कर रही होती हैं, तो सैलम टाउन का एक मिनिस्टर जिसका नाम होता है रेवरेंड पेरिस, वो इन लड़कियों को देख लेता है। इन लड़कियों में रेवरेंड पेरिस की बेटी बेटी पेरिस, रेवरेंड पेरिस की भतीजी एबिगेल विलियम्स, रेवरेंड पेरिस की एक ब्लैक मेड सर्वेंट टीटूबा भी शामिल होती है। और इसके अलावा टाउन की दूसरी लड़कियां भी इनके साथ शामिल होती हैं और ये सब मिलके जादू कर रही होती हैं। असल में ये जादू एबिगेल विलियम्स करवा रही है। एबिगेल विलियम्स तो एक मुर्गी का खून भी पी लेती है। अब एबिगेल विलियम्स किस पर जादू कर रही है ये पता चल जाएगा इस प्ले के अंदर ही। जब रेवरेंड पेरिस इन सब लड़कियों को जंगल में डांस करते हुए देख लेता है तो रेवरेंड पेरिस की बेटी बेटी पेरिस बेहोश हो जाती है अपने बाप को देख के। बेटी पेरिस के साथ साथ थॉमस पुटनम और एन पुटनम जो कि सैलम टाउन के शहरी हैं, इनकी भी एक बेटी जिसका नाम रुथ पुटनम होता है, ये इन गर्ल्स के ग्रुप में शामिल होती है और ये भी बेटी पेरिस की तरह बेहोश हो जाती है। टाउन में जब ये खबर पहुंचती है तो लोग डर जाते हैं। हर तरफ जादू की विच क्राफ्ट की बातें होने लग जाती हैं। रेवरेंड पेरिस फिर इन सभी लड़कियों को अपने घर ले जाता है और रेवरेंड पेरिस के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं सैलम टाउन के। ये सब लोग घबराए हुए हैं, ये देखना चाहते हैं कि क्या हुआ है, रेवरेंड पेरिस की बेटी को क्या हो गया, क्या इस पर किसी ने जादू करवा दिया है या ये लड़कियां खुद जादू कर रही थी किसी पर। रेवरेंड पेरिस फिर एक विच क्राफ्ट एक्सपर्ट को बुलाता है जिसका नाम होता है रेवरेंड हेल। असल में ये जादू एबिगेल विलियम्स करवा रही होती है, तो फिर रेवरेंड पेरिस एबिगेल विलियम्स से पूछता है कि वो बाकी लड़कियों के साथ जंगल में क्या कर रही थी। एबिगेल विलियम्स आके से बताती है कि वो लड़कियां सिर्फ जंगल में डांस ही कर रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। रेवरेंड पेरिस के घर के सामने फिर जो इतना लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ है, लोग शोर मचा रहे होते हैं, तो रेवरेंड पेरिस लोगों के इस हजूम को चुप करवाने के लिए चला जाता है। तो पीछे से एबिगेल विलियम्स बाकी लड़कियों को कहती है कि वो लड़कियां अपनी ज़ुबान ना खोलें, किसी को सच ना बताएं कि ये लड़कियां जादू कर रही थीं जंगल में। इतनी देर में सैलम टाउन का एक लोकल फार्मर जॉन प्रोक्टर रेवरेंड पेरिस के घर पर आ जाता है। वो एबिगेल से अकेले में बात करता है। एबिगेल को कहता है कि उसे ये बात पता है कि एबिगेल विलियम्स जादू करवा रही है। 1 साल पहले एबिगेल विलियम्स जॉन प्रोक्टर के घर पर काम करती थी। जॉन प्रोक्टर का और एबिगेल का अफेयर चलना शुरू हो गया था। तो जॉन प्रोक्टर की बीवी एलिज़ाबेथ प्रोक्टर को ये बात पता चल गई और जब उसको ये बात पता चली तो उसने एबिगेल विलियम्स को अपने घर से निकाल दिया और काम से भी निकाल दिया। एबिगेल फिर जॉन प्रोक्टर को कहती है कि वो अभी तक उससे प्यार करती है, लेकिन जॉन प्रोक्टर एबिगेल की बातों में नहीं आता। वो एबिगेल को कहता है कि एबिगेल ऐसा मत करे, लड़कियों को बेवकूफ़ मत बनाए। असल में एबिगेल विलियम्स इसलिए जादू करवा रही होती है ताकि वो एलिज़ाबेथ प्रोक्टर से बदला ले सके और जॉन प्रोक्टर के साथ अपना रिलेशनशिप बना सके फिर से। इतने में बेटी पेरिस उठती है और चीखना शुरू कर देती है। तो ये चीखें सुनकर हजूम में बहुत सारे लोग सीढ़ियाँ चढ़कर बेटी पेरिस के कमरे में आ जाते हैं। लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि लगता है कि बेटी पेरिस पर जादू हो गया है या किसी ने बेटी पेरिस पर जादू करवा दिया है। फिर जॉन प्रोक्टर रेवरेंड पेरिस से बात करता है और उसको बोलता है कि रेवरेंड पेरिस को पैसे कमाने का बहुत लालच है। फिर टॉमस पुटनम, जॉन प्रोक्टर और गाइल्स कोरे, ये तीनों लोग रेवरेंड पेरिस के साथ बहस करनी शुरू कर देते हैं उसकी सैलरी के बारे में और सैलम टाउन का मिनिस्टर होने के हवाले से उसकी कितनी ख्वाहिशात हैं इस बारे में। ये लोग बहस कर रहे होते हैं तो रेवरेंड पेरिस आगे से कहता है कि लगता है कि सैलम टाउन में लोगों का एक ग्रुप रेवरेंड पेरिस को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। फिर ये लोग लॉ के बारे में और लैंड राइट्स के बारे में बातें करनी शुरू कर देते हैं और ये भी बात कर रहे होते हैं कि लगता है कि सैलम टाउन में कोई ना कोई खराबी चल रही है, कोई गड़बड़ चल रही है। अब जॉन प्रोक्टर, रेवरेंड पेरिस, गाइल्स कोरे और थॉमस पुटनम ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि रेवरेंड हेल आ जाता है। रेवरेंड हेल एक विच क्राफ्ट एक्सपर्ट है। ये आकर बेटी पेरिस को देखता है, उसका मुआयना करता है और इतनी देर में जॉन प्रोक्टर रेवरेंड पेरिस के घर से चला जाता है। फिर रेवरेंड हेल एबिगेल से सवाल पूछने शुरू कर देता है कि वो और बाकी लड़कियां जंगल में क्या कर रही थी। एबिगेल सच नहीं बताती तो रेवरेंड हेल को एबिगेल के बिहेवियर पर शक होना शुरू हो जाता है। फिर रेवरेंड हेल टीटूबा से सवाल करने शुरू कर देता है जो कि रेवरेंड पेरिस के घर पर एक ब्लैक मेड सर्वेंट है।
रेवरेंड पेरिस और रेवरेंड हेल ये दोनों जब बार बार सवाल पूछते हैं टीटूबा से, उससे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं, तो टीटूबा सच बोल देती है और कहती है कि ये सब लड़कियां जंगल में विचक्राफ्ट कर रही थीं, जादू कर रही थीं और डेवल के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही थीं। रेवरेंड हेल पूछता है कि और कौन कौन था टीटूबा के साथ जो कि विचक्राफ्ट कर रहा था, तो टीटूबा घबराकर बहुत सारे टाउन के लोगों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है कि ये लोग भी डेवल के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, विचक्राफ्ट कर रहे थे, जादू कर रहे थे। अचानक से एबिगेल भी बीच में बोलना शुरू कर देती है। वो बताती है रेवरेंड हेल को कि उसने भी टाउन के बहुत सारे दूसरे लोगों को डेवल के साथ बातचीत करते हुए देखा है। बैटी पेरिस भी उठ जाती है, उसको होश आ जाता है और वो भी रेवरेंड हेल को टाउन के कुछ लोगों के नाम बताने शुरू कर देती है कि ये लोग जादू कर रहे थे। ये बातें सुनकर हजूम में शोर मच जाता है। ये लड़कियां एबिगेल के कहने पर जादू कर रही होती हैं और जब पकड़ी जाती हैं तो टाउन के दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देती हैं कि टाउन के दूसरे लोग जादू कर रहे थे या जादू करवा रहे थे। तो टाउन के बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और लोगों को अरेस्ट करने का आर्डर कोर्ट ही देती है। सैलम मैसाचुसेट्स में जो अदालत है वो। तकरीबन एक हफ्ते के बाद अपने फार्म हाउस में जॉन प्रॉक्टर और एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर ये आपस में बात कर रहे होते हैं सैलम टाउन में जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया होता है जादू करने का और जिन लोगों को अदालत में पकड़ पकड़ कर पेश किया जा रहा होता है, इस बारे में बात कर रहे होते हैं। एलिज़ाबेथ अपने हस्बैंड जॉन प्रॉक्टर को कहती है कि वो जाकर सबको ये बात बता दे कि एबिगेल ये फ्रॉड कर रही है, असल में एबिगेल ही जादू करवा रही थी। जॉन प्रॉक्टर अपनी वाइफ एलिज़ाबेथ की ये बात मानने से इनकार कर देता है और एलिज़ाबेथ जेलसी फील करती है और कहती है कि लगता है कि अभी तक जॉन प्रॉक्टर के दिल में एबिगेल के लिए फीलिंग्स मौजूद हैं। इतनी देर में जॉन प्रॉक्टर और एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर की जो मेड सर्वेंट मैरी वेरेंस होती है वो घर आ जाती है और बताती है कि एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर पर भी जादू करवाने का इल्ज़ाम लग गया है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक एलिज़ाबेथ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैरी वेरेंस भी लड़कियों के उस ग्रुप में शामिल होती है जो लड़कियां जंगल में डांस कर रही होती हैं एबिगेल के साथ। मैरी फिर अपने बेडरूम में चली जाती है और जॉन और एलिज़ाबेथ ये आपस में बातें करनी शुरू कर देते हैं। फिर से रेवरेंड हेल इनके घर आता है और जॉन प्रॉक्टर और एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर से सवाल पूछता है कि ये लोग चर्च क्यों नहीं आ रहे। इतनी देर में गाइल्स कोरे और फ्रांसिस नर्स ये दोनों आ जाते हैं और आकर जॉन प्रॉक्टर को बताते हैं कि इनकी बीवियों को अरेस्ट कर लिया गया है कोर्ट की तरफ से, यानी इन दोनों की बीवियों पर भी विचक्राफ्ट का इल्ज़ाम लग गया है। फ्रांसिस नर्स भी सैलम टाउन का एक शहरी है और फ्रांसिस नर्स की वाइफ का नेम होता है रिबेका नर्स और गाइल्स गोरे की वाइफ का नेम होता है मार्था। इतनी देर में कोर्ट के ऑफिसर्स आ जाते हैं और आकर एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो जॉन प्रॉक्टर फिर मैरी वेरेंस को कहता है कि वो सैलम कोर्ट जाकर सच सच ये बात बताए कि एबिगेल और दूसरी लड़कियां फ्रॉड हैं। एबिगेल और उसके साथ जो लड़कियां थी यही विचक्राफ्ट कर रही थीं। अगले दिन जॉन प्रॉक्टर मैरी वेरेंस को कोर्ट में लेकर जाता है और जज डैन फोर्थ को बताता है कि मैरी वेरेंस ये सबूत देगी। मैरी वेरेंस एक गवाह है इस बात की कि एबिगेल और उसके साथ जो लड़कियां ये झूठ बोल रही हैं, ये टाउन के दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं और असल में खुद एबिगेल और उसके साथ जो लड़कियां थी ये विचक्राफ्ट कर रही थीं। जज डैन फोर्थ को जॉन प्रॉक्टर की बातों पर शक हो जाता है और वह जॉन प्रॉक्टर को बताता है कि उसकी वाइफ एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर प्रेग्नेंट है और उसको उसकी प्रेगनेंसी की वजह से कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जॉन प्रॉक्टर अपनी बात से पीछे नहीं हटता और जज डैन फोर्थ को कहता है कि वो मैरी वेरेंस को इस बात की इजाज़त दे कि वो एबिगेल और दूसरी लड़कियों के खिलाफ सबूत दे और सच बताए। मैरी वेरेंस फिर कोर्ट में बताती है कि एबिगेल और दूसरी लड़कियां झूठ बोल रही हैं। जब दूसरी लड़कियों को फिर कोर्ट में लाया जाता है जो एबिगेल के साथ होती हैं, तो ये लड़कियां जब कोर्ट में आती हैं तो उल्टा मैरी वेरेंस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती हैं कि मैरी वेरेंस ने इन पर जादू करवाया है। एबिगेल भी फिर से झूठ बोलना शुरू कर देती है कोर्ट में और मैरी वेरेंस पर जब इल्ज़ाम लगाती है कि मैरी वेरेंस ने एबिगेल और दूसरी लड़कियों पर जादू किया है, तो ये बातें सुनकर जॉन प्रॉक्टर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो ये बात कोर्ट में सबके सामने मान लेता है कि उसका पास्ट में एबिगेल के साथ अफेयर रहा है। जॉन प्रॉक्टर के एबिगेल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स थे, लेकिन जॉन प्रॉक्टर की वाइफ एलिज़ाबेथ को जब इस अफेयर का पता चला तो उसने एबिगेल को अपने घर से निकाल दिया, उसको काम से निकाल दिया। और एबिगेल जॉन प्रॉक्टर और एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर से जेलस फील करती है और एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर से बदला लेना चाहती है। जज डैनफोर्थ जॉन प्रॉक्टर की ये बात कंफर्म करने के लिए कि वाकई जॉन प्रॉक्टर का एबिगेल के साथ रिलेशनशिप था, जज डैनफोर्थ जॉन प्रॉक्टर की बीवी एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या जॉन प्रॉक्टर का एबिगेल के साथ अफेयर था पास्ट में, क्या जॉन प्रॉक्टर ने एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर के साथ बेवफाई की।
तो एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर जॉन प्रॉक्टर की इज्जत बचाने के लिए जज के सामने झूठ बोल देती है। जज डैनफोर्थ को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जॉन प्रॉक्टर का एबिगेल के साथ कोई अफेयर नहीं था। और जज डैनफोर्थ फिर अपना फैसला सुनाता है और ये कहता है कि जॉन प्रॉक्टर झूठ बोल रहा है कोर्ट में। इस टाइम पर एबिगेल और दूसरी लड़कियां फिर से ये बहाना करती हैं कि मैरी वारन्स ने उन पर जादू किया है। तो मैरी जो है वो भी फिर उल्टा जॉन प्रॉक्टर पर इल्ज़ाम लगा देती है कि जॉन प्रॉक्टर भी जादू करता है। प्रॉक्टर बहुत गुस्सा करता है मैरी वारन्स पर और कोर्ट पर। तो फिर जॉन प्रॉक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है और रेवरेंड हेल अदालत से चला जाता है। जज डैनफोर्थ के साथ जज हैथॉर्न भी सैलम कोर्ट में जज होता है, जो कि जज डैनफोर्थ के साथ मिलकर विच क्राफ्ट केसेस का फैसला करता है। फिर समर सीज़न गुजर जाता है और ऑटम सीज़न आ जाता है। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है, सैलम टाउन में भी और उसके आसपास जो टाउन होते हैं वहाँ पर भी। और जज डैनफोर्थ भी ये बात समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है इर्द गिर्द सैलम टाउन में और उसके आसपास जो टाउन है वहाँ पर क्या हो रहा है। अब एबिगेल क्या करती है, वो रेवरेंड पेरिस के घर से उसके सारे पैसे चोरी करके भाग जाती है। गाइल्स कोरे और उसकी वाइफ मार्था कोरे को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और गाइल्स कोरे को टॉर्चर किया जाता है क्योंकि उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये भी विच क्राफ्ट कर रहा था। तो गाइल्स कोरे को इसलिए टॉर्चर किया जाता है कि वो सच बता दे कि क्या वो विच क्राफ्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था। गाइल्स कोरे कोई जवाब नहीं देता, उसकी चेस्ट पर पत्थर रखे जाते हैं और इस टॉर्चर की वजह से गाइल्स कोरे की डेथ हो जाती है। गाइल्स कोरे की बीवी मार्था कोरे को भी सजाए मौत दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। अब थॉमस पुटनम और एन पुटनम और दूसरी तरफ फ्रांसिस नर्स और बेका नर्स, इन लोगों की आपस में दुश्मनी होती है। थॉमस पुटनम और एन पुटनम के 8 बच्चे होते हैं। थॉमस पुटनम और एन पुटनम के 7 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं और इनको ऐसे लगता है कि इन पर भी किसी ने जादू करवाया, इसी वजह से इनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। थॉमस पुटनम और एन पुटनम की सिर्फ एक बेटी जिंदा रहती है जिसका नाम होता है रुथ पुटनम। और जो थॉमस पुटनम होता है ये क्या करता है, लोगों पर विच क्राफ्ट का इल्ज़ाम लगाकर उनकी ज़मीनें खरीदता है और इस तरह अपनी दौलत में इजाफा करता है। ये एन पुटनम रेबेका नर्स पर विच क्राफ्ट का इल्ज़ाम लगा देती है और रेबेका नर्स को भी फांसी देकर मार दिया जाता है, सजाए मौत दे दी जाती है कोर्ट की तरफ से। रेवरेंड हेल फिर उन सब लोगों को जिन पर विच क्राफ्ट का इल्ज़ाम लगा होता है उनको कहता है कि वो लोग झूठ बोलकर ये बात मान लें कि उन्होंने जादू किया है। इस तरह से हो सकता है इन लोगों की जान बच जाए, लेकिन ये लोग इनकार कर देते हैं। डैनफोर्थ फिर जॉन प्रॉक्टर की बीवी एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को बुलाता है और उसको कहता है कि वो जॉन प्रॉक्टर को मना ले कि जॉन प्रॉक्टर ने जादू किया है। तो एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर फिर अपने हस्बैंड जॉन प्रॉक्टर को मनाती है तो वो ये बात मान जाता है कि वो ये जुर्म कबूल कर लेगा झूठ बोलकर ही कि उसने विच क्राफ्ट किया है। तो कोर्ट के ऑफिसर्स खुश हो जाते हैं, लेकिन जॉन प्रॉक्टर दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगाने से मना कर देता है। और जब कोर्ट ये कहती है जॉन प्रॉक्टर को कि वो सब लोगों के सामने ये बात कहे कि उसने विच क्राफ्ट किया है, तब भी जॉन प्रॉक्टर की ज़िंदगी बच सकती है। ये बात सुनकर जॉन प्रॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो कोर्ट की तरफ से दिया गया एग्रीमेंट पेपर फाड़ देता है। जॉन प्रॉक्टर झूठ नहीं बोलता और जो जुर्म उसने किया ही नहीं उस जुर्म को कबूल करने से मना कर देता है। यानी जॉन प्रॉक्टर ने विच क्राफ्ट या जादू नहीं किया होता किसी पर भी। रेवरेंड हेल अलग से जॉन प्रॉक्टर को बहुत बार कहता है कि वो कोर्ट की बात मान ले तो उसकी जान बच जाएगी, वो झूठ बोलकर अपना जुर्म कबूल कर ले। लेकिन जॉन प्रॉक्टर रेवरेंड हेल की और जज डैनफोर्थ की और अपनी बीवी एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर की बात फिर नहीं मानता और जॉन प्रॉक्टर को भी फांसी दे दी जाती है और इसके साथ जो दूसरे लोग होते हैं उनको भी फांसी दे दी जाती है। जॉन प्रॉक्टर मरने से पहले कहता है कि वो झूठ बोलकर अपनी ज़िंदगी नहीं बचाएगा। जॉन प्रॉक्टर कहता है कि उसके पास उसका नाम ही बचा है, वो अपना नाम ख़राब नहीं करेगा, मरना पसंद करेगा, अपनी इज्जत और अपना नाम ख़राब नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्ले समझ में आया होगा। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने के लिए, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके 15-20 मिनट की वीडियो बनती है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब चैनल लिटरेचर कवरेज पर सभी लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।